एप्टीट्यूड सेशन। आज हम थोड़ा कंबाइन सेशन लेने वाले हैं, रीजनिंग भी थोड़ा सा रहेगा एंड वर्बल एबिलिटी भी थोड़ा सा रहेगा। ओके, यस। सो डेटा अरेंजमेंट हम आज थोड़ा सा पार्ट देखने वाले हैं, उसके बाद कुछ क्लोज टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद कुछ पैरा जंबल्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिसलेनियस सेशन रहेगा हमारा यहाँ पे। चलिए, लेट अस बिगिन विद सम क्वेश्चंस ऑन डेटा अरेंजमेंट। A very important type of data arrangement, that is parallel data arrangement, parallel seating arrangement. Okay, so I hope you guys are ready with pen and paper so that you can solve, you can note down the important points whatever you want, and if you want you can solve the question parallelly with me. Okay, yes. So before we begin, आगे स्लाइड पे क्वेश्चंस तो डेफिनेटली रहने ही वाले हैं, बट पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूं मैं यहाँ पे। सी, पैरेलल लाइंस, ऑफ कोर्स आप सभी को पता है, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ पैरेलल लाइंस डेफिनेटली। व्हेनेवर वी आर डीलिंग विथ पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, हमें करना क्या है, तो यहाँ पे इस लाइन में लेट अस लेबल दिस लाइन एज 1, लेट अस लेबल दिस लाइन एज 2। So the sequence may change. Actual question में अलग sequence भी रह सकता है, वे इस लाइन को 1 कहेंगे, इस लाइन को 2 कह सकते हैं। ओके, so this is just for example which I am going to show you. So let us assume यहाँ पे first line में certain people are seating. Okay, also second line में भी certain people are seating. Parallel seating arrangement का एक condition compulsory रहता है, that is the members in both the line must face each other. क्या कंपल्शन है यहाँ पे, मेंबर्स इन बोथ द लाइन मस्ट फेस ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने फेस करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे बताओ, ये सभी लोग कहाँ पे फेस करेंगे, डाउनवर्ड्स फेस करेंगे। ओके, व्हाट अबाउट दिस, ये सभी लोग कहाँ पे फेस करने वाले हैं, अपवर्ड्स फेस करने वाले हैं। Are you getting? So this is a mandatory condition. Now, if you know the map of direction, top direction always north one, this is south one, this is east and this is west. Mostly हमें यहाँ पे east west की जरूरत पड़ने नहीं वाली है, बस हम यहाँ पे north and south से ही देखने वाले हैं। So all the members seating in line 2, seating in row 2 कहाँ पे face कर रहे हैं, northwards face कर रहे हैं। All the members seating in line 1, row 1 कहाँ पे फेस करेंगे, सभी साउथवर्ड्स फेस करने वाले हैं। ठीक है, सो each and every member must face the other member of the other row. This is a mandatory condition in parallel seating arrangement. While you are solving the questions of parallel seating arrangement, make sure that ये जो भी आप मैप ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा इसके बीच में मत ड्रॉ करना। See, this never gives you a correct solution of any problem. उल्टा आपको क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे एंड व्हाट विल हैपन, यू विल लैक ऑफ टाइम और ये सब गलत हो जाएगा, आपको ही कंफ्यूजन हो जाएगा। सो प्लीज डोंट डू दिस, एंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन keep some space between these two lines to put the conditions. Mostly what students do, एक लाइन पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, आपके नोटबुक्स पे लाइन रहती है, दूसरे लाइन पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बीच में जगह ही नहीं रहती, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़े 4-5 लाइन का, ताकि आप कंडीशन वहां पे अच्छे से पुट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम डेटा अरेंजमेंट, उसमें हम किस में फोकस करने वाले हैं, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट पे फोकस करने वाले हैं। तो चलिए लेट अस क्विकली सॉल्व दोस क्वेश्चंस नाउ। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो वंस अगेन, yes, I hope now I am properly audible and properly visible. So once again, good evening everyone. Okay, I guess गलती से मेरा mute पे रह गया था. So yeah, okay. Once again, good evening everyone and welcome to the aptitude session on this day. Today we are going to learn some aptitude part, some reasoning part and some verbal part. तो चलिए यहाँ पे अभी हम focus करते हैं। देखो यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है। 12 people are seating in 2 parallel rows containing 6 people each. First of all हम पूरा question as it is पढ़ेंगे and उसके बाद हम conditions पे जाएंगे। 12 people are seating in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In row 1, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south.
In row 2, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. Okay, अभी देखो हमने यहाँ पे मैप कर लिया है जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्क्रीन पे एक्सप्लेन किया था. So the members in this row will face towards south and the members in this down row will face towards north. Okay. Now who is sitting in which row is very important part. देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम. In row 1, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south. So this is a row 1 और यहाँ पे कौन कौन बैठा है देखो थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ मैं यहाँ पे P, Q, R, S, T and V. So all of them are facing towards south. See, we don't know what is the sequence, इसलिए हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं. कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वही सीक्वेंस कॉपी पेस्ट नहीं करना है. अगर आप वही सीक्वेंस कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो पजल सॉल्व करने का कुछ मीनिंग है क्या? नहीं, कुछ भी मीनिंग नहीं है. नेक्स्ट, इन रो 2 A, B, C, D, E and F are E and F are seated and all of them are facing north. चलो ये रो 2 है. यहाँ पे जो भी मेंबर्स बैठे हैं वो सभी कहाँ पे फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में. देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड्स लिख रही हूँ A, B, C, D, E and F क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए. ओके, सो मेक श्योर दैट हमने ये कर लिया है. अभी P, Q, R, S, T भी यहाँ पे बैठे हैं, A, B, C, D, E, F यहाँ पे बैठे हुए हैं. P, Q, R, S, T भी दे आर साउथ फेसिंग. उसमें से कोई भी पर्सन यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा एट एनी कॉस्ट. मैम कंडीशन नहीं आ रहा, एडजस्ट नहीं हो रहा, नहीं ऐसा कुछ भी मत करो प्लीज. अमंग दिस पीपल, अमंग दिस A, B, C, D, E, F वो यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे उनका सीक्वेंस चेंज होगा, वो इस रो में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. ओके, यस, आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट पैराग्राफ. The first paragraph contains some unused data. कभी कभी देखो क्या होता है, पढ़ने में समय बर्बाद होता है कि 12 people are sitting in this two parallel rows. ये नॉर्थ में देख रहा है, वो साउथ में देख रहा है. Therefore every member faces another member but not necessarily in the same order. So what usually happens, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा वक्त चला जाता है. तो एक बात याद रखो, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट में 2 रो कंपलसरी रहने वाले हैं. फर्स्ट रो में कौन बैठा है, सेकंड रो में कौन बैठा है, कौन साउथ फेसिंग है, कौन नॉर्थ फेसिंग है. ये इतना पार्ट पहले इमीडिएट बेसिस पे पढ़ लो, कॉमन ही रहता है सभी में. तो डिटेल ऐसा वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें भी आपके 30 to 40 सेकेंड्स वेस्ट हो सकते हैं. ओके, चलिए अभी कंडीशन से शुरुआत करते हैं हम. P sits third to the left of T. Now P and T are south facing. देखो नॉर्थ फेसिंग अगर रहता तो दिस इज अ राइट हैंड साइड एंड दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज एज यूजुअल. जैसे अज्यूम करो आप लोग नॉर्थ फेसिंग में बैठे हो तो आपका ये राइट हैंड साइड रहेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा जो आपकी डायरेक्शन में है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, यू समझ लो आप सभी नॉर्थ फेसिंग हो. लेकिन साउथ फेसिंग में क्या हो जाएगा रे, राइट लेफ्ट एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा. सो देखो साउथ फेसिंग में अभी फॉर दिस रो ये इनका लेफ्ट हैंड रहेगा, ये इनका राइट हैंड रहेगा. ठीक है, सो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा. जैसे कि सिनारियो अज्यूम करो हम लोग एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, हम सभी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. तो मेरा जो राइट हैंड साइड है दैट इज एक्चुअली योर लेफ्ट हैंड साइड एंड मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका राइट हैंड साइड है. तो ऐसा थोड़ा रिवर्स होता है, वहां पे आपको थोड़ा केयरफुल रहना है. ओके, नाउ लुक हियर, P sits third to the left of T. P को बिठाया जा रहा है किसका रेफरेंस लेके, तो T का रेफरेंस लेके. इट मीन्स आई हैव टू फर्स्ट फिक्स द पोजीशन ऑफ T डेफिनेटली. नाउ आई हैव टू गो इन अ लेफ्ट ऑफ T. मतलब किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा. यहाँ पे मैं छोटा सा टिक बना रही हूँ क्योंकि हम T को रेफर कर रहे हैं, T के रिस्पेक्टिव हम P का पोजीशन रख रहे हैं. सो T का थर्ड लेफ्ट, देखो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट कौन बैठा है यहाँ पे, P इज सिटिंग ओवर देयर. नाउ आपको यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि मैम आप डायरेक्ट फिगर में क्यों नहीं रख रहे. अगर हम डायरेक्ट फिगर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज मिलेंगे.
और हमें सभी पॉसिबिलिटी ड्रॉ नहीं करने हैं, जहां पे कंफ्यूजन रहेगा वहीं पे करेंगे, बट जब तक थोड़ा भी पोजीशन, थोड़ा भी हिंट नहीं मिलता, हम क्वेश्चन में जाएंगे नहीं। पहले थोड़ा रफ वर्क करेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखो अभी, neither P nor T sits at an extreme end of the line. Okay, ठीक है। Now what I will do, I will just erase this left and right part. ठीक है, ताकि जब मैं कंडीशन पुट करूंगी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आई होप सभी ने ये लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन लिख लिए है, आई होप। यस, चलिए देखो अभी यहाँ पे, yes, so what is given to us, neither P nor T sit at an extreme end of line. ना ही P यहाँ पे बैठता है, ना ही T यहाँ पे बैठता है, so I am making a cross mark. This indicates what? This indicates PT यहाँ पे नहीं बैठते। अगेन PT यहाँ पे बैठते हैं क्या? नहीं, वे यहाँ पे भी नहीं बैठते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रायल एरर करेंगे। ट्रायल एरर पुट करते हैं हम T को इस पोजीशन पे, ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, देखो T के लेफ्ट में जाना है, यानी कि इस तरफ जाना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कैन वी सब्स्टिट्यूट P ओवर हियर? डेफिनेटली कर सकते हैं। चलो एक तो पॉसिबिलिटी मिल गया T का, बट कहा किसने है कि T कंफर्म यहीं पे आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी भी हम चेक करेंगे। देखो अभी दूसरा पॉसिबिलिटी, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट विथ अनदर कलर, ताकि आपको पता चलेगा कि वो गलत क्यों है। लेट अस अज्यूम T इज सीटिंग ओवर हियर। पॉसिबिलिटी है, देखो T के लेफ्ट में जाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कैन वी पुट P हियर? रख सकते थे, बट कंडीशन क्या कहता है, P एक्सट्रीम एंड पे, डेड एंड पे नहीं चलेगा, तो इस वजह से ये T का पॉसिबिलिटी गलत हो गया। लेट अस ट्राई फॉर दिस पोजीशन, इफ T इज ओवर हियर, फर्स्ट, सेकंड एंड यस। यहाँ पे होता क्या है, हमने जो पोजीशन बनाए है उसके बाजू में वो चला जाता है, एंड दिस इज नॉट अलाउड इन द सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा अरेंजमेंट। जो मैप दिया गया है ना, उसी में आपको फिक्स करना है। मैम कंडीशन नहीं आ रहा, वहां पे रख के देखता हूँ, इधर से इंक्रीज करता हूँ, ऐसा कभी नहीं चलेगा। द आंसर शुड बी डन ओनली इन दिस स्टिपुलेटेड, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, फिक्स्ड पार्ट। ओके, चलिए कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन अगेन। चलिए अभी देखो, अगेन मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इंक का, ताकि यस, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन, नाइदर P नॉर T हो गया। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E। A जो है E के राइट में बैठता है। A एंड E बैठते कहाँ पे है रे, तो नॉर्थ फेसिंग में बैठते हैं। नाउ अगेन आई डोंट नो एनीथिंग, तो थोड़ा साइड में हम इसको मार्क करेंगे। A सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E। पुट E ओवर हियर, E का रेफरेंस लेके उसके सेकेंड राइट में हमें A को बिठाना है। सो दिस इज E फर्स्ट, सेकेंड राइट, कौन बैठता है यहाँ पे, A बैठता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन अभी हम पुट नहीं करेंगे, पढ़ते जाएंगे, एक जगह फिक्स मिलेगी तभी हम उसको पुट करेंगे। नाइदर A नॉर E फेसेस T और P। देखो A और E दोनों भी T को फेस नहीं करते, मतलब A एंड E कांट कम हियर। P को भी वो फेस नहीं करते, मतलब A एंड E अगेन कांट कम। Are you getting? Yes. Okay. Next condition. A does not sit at an extreme end. Can A sit here? No. A यहाँ पे नहीं बैठता। Can A sit here? No. A यहाँ पे नहीं बैठता। तो अभी देखो हुआ क्या है, A के लिए दो ही positions बचे हैं। Now what we will do? We will have some trial and error over this condition. Can I put E over here at this place? Definitely रख सकते हैं। If I put E over here, A will second right, first, second, A will come here. Okay, चलो एक तो पॉसिबिलिटी आ गया। नाउ A यहाँ पे भी तो आ सकता है, यस पॉसिबिलिटी है, बट A यहाँ पे कब आएगा रे इस पोजीशन पे, तो जब आप E को यहाँ पे रखोगे। पर क्या E को यहाँ पे रखना अलाउड है? नो, इट इज नॉट अलाउड। So there is only one possibility remains for E and A, and thus we fixed it. Okay. Next condition. R does not face A and R does not sit at an extreme end of the line. Now we know the position of A. R does not face A.
देखो ऐसे कंडीशन दिए जाते हैं, इसलिए आपको बोला गया है जब आप पैरेलल अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहे हो उसमें आपको क्या कंपलसरी करना है, एक दूसरे के वो सामने ही आने चाहिए। एक इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, ऐसा अलाउड नहीं है, चलेगा नहीं, आपको ही उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आर डज नॉट फेस ए एंड आर डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब आर यहाँ पे बैठता है क्या, डेड एंड पे नहीं बैठता। Also in this condition R यहाँ पे भी नहीं बैठता है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन अभी देखो। हाँ, या वन मोर थिंग, T एंड P का पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, दो पोजीशन हमारे चले गए। R के लिए R डेड एंड पे नहीं, और दो पोजीशन चले गए, R A को फेस नहीं करता और एक पोजीशन चला गया। तो टोटल 5 पोजीशन ऐसे है जहां पे हम R को नहीं रख सकते। है ही हमारे पास कितनी जगह, 6 जगह। तो कंफर्म आर कहाँ पे आएगा, हियर एट दिस प्लेस आएगा। चलो आर का पोजीशन फिक्स हो गया। अभी अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में कितने लोग बैठते हैं, ओनली वन पर्सन। एंड एफ एंड सी कहाँ पे है रे, एट दिस पोजीशन एट नॉर्थ फेसिंग, इस रो में है। श्योर नहीं है इसलिए थोड़ा साइड में रखते हैं। नाइदर एफ नॉर सी फेसेस टी। ठीक है, एफ या सी दोनों भी टी को फेस नहीं करते हैं। चलो यहाँ पे हमने कट मार दिया। नेक्स्ट कंडीशन, सी डज नॉट सिट एट एन एक्सट्रीम एंड। सी यहाँ पे डेड एंड पे नहीं बैठता, क्रॉस कर लिया हमने ना। इसके आगे हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है एफ एंड सी के बारे में, इसलिए हम क्या करेंगे, अभी ट्रायल एंड एरर करके देखेंगे। सी, एफ एंड सी दोनों भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी ई एंड ए है, तो चलो वन बाय वन डिस्पोजिशन। हाँ चलो, इफ आई पुट एफ ओवर हियर, मुझे सी को कहाँ पे रखना पड़ेगा, आइदर हियर और हियर, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट क्लियरली मेंशन करके दिया है क्या, नहीं, चेक करना आपका काम है। बट इफ आई पुट एफ ओवर हियर, C is not facing T, हमें दिया गया है। Also C is not sitting at dead end, तो ये कंडीशन आउट हो गया। F can't come here. Now at this position can I put F? Yes I can, but यहाँ पे मुझे C को रखना पड़ेगा, already A is over there. So is it allowed? Not allowed. So एक ही possibility बचता है F के लिए, you have to put F over here and F and C के बीच में एक person, C will definitely come here. चलो हो गया ये भी पॉसिबिलिटी। अगले कंडीशन पे चलते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड Q। V एंड Q है कहाँ पे, साउथ फेसिंग रो में है। तो देखो यहाँ पे V एंड Q दोनों के बीच में एक पर्सन है। अगर हम यहाँ पे देखो इस जगह का और इस जगह का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में दो पर्सन आ जाएंगे। तो इज इट वैलिड, नो। हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्म इस कंडीशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो, आइदर वी क्यू कम लाइक दिस और क्यू वी can come like this. Both are the possibilities. दोनों भी cases possible है। तो चलिए फिलहाल तो उसे ऐसा ही रखो, आगे के कंडीशन में हम देखेंगे, देखते कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाएगा ना। F is not an immediate neighbor of B and A does not face B. F जो है B का नेबर नहीं है। Can I put B over here? नहीं। कंफर्म बी को यहीं पे रखना पड़ेगा, बिकॉज अभी एक ही जगह बची है। ठीक है, नेक्स्ट, ए डज नॉट फेस वी। चलो अभी ए वी को फेस नहीं करता। अब ये कंडीशन क्यों दी है, तो देखो वी क्यू कैन कम लाइक दिस और वी क्यू कैन कम लाइक दिस। कैन आई पुट वी क्यू इन द वे, नो। Why? Because if I put in this way, what will happen? A will face V and question says that A should not face V. So ये possibility गलत होती है। V को यहीं पे बैठना पड़ेगा, Q को यहीं पे बैठना पड़ेगा। All right. Now one person is remaining from the top line. कौन हुआ है, P R Q T V हुआ है। Yes is the remaining person. Please put over here. And from this line, D is the remaining person. Please put over here. And that's it. We done with our arrangement. पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट कुछ भी हार्ड नहीं है, दिखने के लिए बड़ा क्वेश्चन दिखता है, बट दिस इज रियली वेरी सिंपल।
क्यों सिंपल है? बिकॉज इस रो के सभी लोग साउथ में फेस करते हैं, तो इस रो के सभी लोग नॉर्थ में फेस करते हैं, इसलिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डेफिनेटली सिंपल. बट ऑफ कोर्स you need a lot of practice and you need a total concentration while solving the question. Just 1 minute. ओके, सो देखो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, डेफिनेटली सभी को लगेगा, बट हमें करना क्या है, समय जब भी लगता है ऐसा लगता है ना, तो कहीं ना कहीं हम गलत हो रहे. कैसे गलत हो रहे हैं? देखो बहुत बार स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं. एक तो ये दोनों लाइन वो छिपका के बनाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या एलिमिनेट करना है, तो बीच में तो थोड़ा सा गैप रखो. जो भी कंडीशन आ रहे हैं, श्योरिटी है तो ही मैप में पुट करो, नहीं तो मत पुट करो. अगर आपको लग रहा है कि मुझे दूसरे अरेंजमेंट की जरूरत है, तो सीधा सीधा दूसरा अरेंजमेंट ड्रॉ करो. अभी देखो हम सेकंड क्वेश्चन जो देखने वाले हैं उसमें दो पॉसिबल केसेस आते हैं, आइदर इट कैन बी इन दिस वे और इट कैन बी इन दिस वे. तो ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि कैसे हम दो अरेंजमेंट पैरेलली रन कर सकते हैं, ताकि इमीडिएटली हमें पता चल जाएगा कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाता है एंड ओनली वन कंडीशन रिमेन्स. थोड़ा रफ वर्क भी करना सीखो, ठीक है. देखो जैसे कि हमने यहाँ पे साइड में मैप करके लिया कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, सो लाइकवाइज ऐसे थोड़े हमें साइड में मैप करके रखना है. द क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बट हाँ of course you need a practice, you need a patience and you need a feed on yourself. If you ask me, when I was like you, आप लोगों के जैसा जब मैं स्टडी कर रही थी, मुझे एक पजल सॉल्व करने के लिए ऐसे टाइप के ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स लगते थे. पहले उसको पढ़ो, फिर उसको देखो, फिर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता था कि क्या मैंने जो किया है वो सही किया है, कहीं गलत तो नहीं होगा, तो मुझे बार बार आंसर ऐसा पीछे चेक करने की आदत थी. हाँ इसका ये आ रहा है क्या, उसका वो आ रहा है क्या, तो ऐसी एक बुरी आदत लगी थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है वाइल स्टडी. तो व्हाट आई डिड, आई यूज्ड लिटिल रिवर्स स्ट्रैटेजी. क्या स्ट्रैटेजी यूज की मैंने, अभी देखो यहाँ पे आपको भी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी. पजल मैंने सॉल्व किया है, क्वेश्चन हमेशा सही रहता है, क्वेश्चन में गलती कभी नहीं होगा. इतनी बार वो वेरीफाई कर दिया होता है कि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता. द डेटा गिवन बाय देम, द क्वेश्चंस आर शेयर्ड बाय देम आर रियली अप्रोप्रिएट. तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को री-वेरीफाई करेंगे. कैसे? अभी देखो. हाँ देखो, व्हाट कंडीशन सेज P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T. Here is T and this is your left direction. Yes. Go third left, first, second, third. Is this true? Definitely true. Yes. चलो अगला कंडीशन. Neither P nor T sit at an extreme end of line. हाँ दिख रहे क्या वो एक्सट्रीम एंड पे? नहीं, वो एक्सट्रीम एंड के ऊपर है क्या? नहीं, बीच में कहीं भी रहने दो, बट डेड एंड पे नहीं चलेगा. अगला कंडीशन, A sit second to the right of E. See this is E over here, उसके सेकंड राइट में A बैठता है. कहाँ बैठता है, डेड एंड पे है, नहीं है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता है, बट हाँ आई वॉन्ट A टू द सेकंड राइट ऑफ E. दैट्स इट, हो गया. नाइदर A नॉर E फेसेस T और P. क्या T को AE फेस कर रहे? नहीं. क्या P को AE फेस कर रहे? बिल्कुल भी नहीं कर रहे. चलो करेक्ट है. अगली कंडीशन पे देखो, A does not sit at an extreme end. हाँ A कहीं ना कहीं बीच में बैठा है, डेड एंड पे है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. नेक्स्ट, R does not face A and R does not sit at an extreme end of the line. देखो this is A, R A को फेस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. चलो अच्छी बात है, R यहाँ पे है हमारा एंड R डेड एंड पे बैठा है क्या? नहीं बैठा है. नेक्स्ट कंडीशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन F and C. Look here, this is C, this is F. कितने लोग हैं उनके बीच में? Only one person. Neither F nor C faces T. क्या F T को फेस कर रहा है? नहीं. क्या C T को फेस कर रहा है? नहीं. It means it is absolutely correct. C does not sit at an extreme end. हाँ C कहीं ना कहीं बीच में बैठा हुआ है. Next, only one person between V and Q. See this is V, this is Q. एक ही person बैठा हुआ है. Next, F is not an immediate neighbor of B.
क्या F के बाजू में B बैठा है? नहीं बैठा है, वो कहीं ना कहीं इधर है. एंड A डज नॉट फेस V. C, क्या A V को फेस कर रहा है? डेफिनेटली नहीं, वो Q को फेस कर रहा है. So likewise, you can re-verify your question, re-verify your solution while reading the question once again. Are you getting? But do one thing while solving such a type of data arrangement. Be patient, have a rough sheet, ample rough work with you. Concentrate only on the question. दिमाग में बाकी के विचार आ रहे तो प्लीज उसको थोड़ा सा बाजू में रख दो. कंसंट्रेशन करो, डेफिनेटली आपका हर एक पजल 5 से 7 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो अगला क्वेश्चन, अभी देखो कैसे दो अरेंजमेंट हमारे बनते हैं. 8 पीपल, पहले तो पढ़ लेते हैं. 8 पीपल आर सीटिंग. कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, अगर आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले तो आपको उसे प्रॉपरली पढ़ना है. अगर आपको गोल क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा. चलो देखते हैं फिर यहाँ पे. 8 पीपल are seating in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person. In row 1, A, B, C, D are seated and all of them are facing south. देखो हमारा ये रो कैसा है रे, ऊपर वाला साउथ फेसिंग है. यहाँ पे कौन कौन बैठता है? ए बी सी डी बैठते हैं. ओके यस, चलो माफ कर दो, सीक्वेंस हम बाद में देखेंगे, उस सीक्वेंस में लिखना भी नहीं है. इन रो 2, P, Q, R, S are seated and not necessarily in the same order. देखो दिया ही है उन्होंने. They are seated and all of them are facing north. इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठा है रे? P, Q, R, S बैठे हैं. Okay, next. And all of them are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other. Okay. फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, बेसिक पैराग्राफ सभी को क्लियर है. तो चलो अभी हम क्या करेंगे, कंडीशंस पे फोकस करेंगे. देखो यहाँ पे क्या दिया है, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसेस ए. थोड़ा डिफिकल्ट है कंडीशन, बट देखो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. आर कहाँ पे बैठता है, ये डिफिकल्ट है इसलिए इसको छोड़ के अगले कंडीशन पे मत जाना. ऑलवेज गो इन अ सीक्वेंस मैनर, तभी आपका पजल अच्छे से सोल्व हो जाएगा. आर सिट second to the left of person who faces A. Do you know who faces A? क्या आपको पता है A को कौन फेस कर रहा है? नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं है. अच्छा, A बैठा कहाँ पे है? A sitting in a top row, first row, जो कि साउथ फेसिंग है. तो देखो यहाँ पे रफ वर्क मैं कर रही हूँ. लेट अस पुट, देखो A को हमने यहाँ पे रख दिया, साउथ फेसिंग है. यस, नाउ ए को जो पर्सन फेस करेगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे रहेगा एट दिस पोजीशन, एंड द पर्सन मस्ट बी नॉर्थ फेसिंग, तो वो यहाँ पे डाउनवर्ड बॉटम लाइन में आए, बॉटम वाली लाइन में आएगा. यस, नाउ आर कहाँ पे बैठता है? आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसेस ए. दिस इज ए, साउथ फेसिंग है, ये पर्सन उसको फेस करता है. आई डोंट नो वो कौन है, बट हाँ व्हाट आई नो, इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? तो आर बैठता है. इज द कंडीशन क्लियर टू एवरीवन? आई क्विकली रिपीट जिनको भी क्लियर नहीं है. लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर. ठीक है, चलो देख लो एक बार फिर से. लिटिल डिफिकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि सॉल्व ही नहीं की जा सकती. क्या दिया है यहाँ पे? आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु फेसेस ए. आर ऐसे पर्सन के सेकंड लेफ्ट में बैठता है जो कि ए को फेस करता है. पर क्या ये दिया है क्वेश्चन में कि ए को कौन फेस करता है? इस कंडीशन में नहीं दिया गया है. तो लेट अस से ए को हम यहाँ पे पुट करते हैं. ए साउथ फेसिंग है, तो उसको जो पर्सन फेस कर रहा है कहाँ पे आएगा? एट दिस पोजीशन नॉर्थ फेसिंग आएगा, एग्जैक्टली अपोजिट. और इसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? आर इज सिटिंग ओवर हियर. हमें अभी क्या करना है, इसको उस मैप में जाके बिठाना है. कैसे शुरू करेंगे? तो हम शुरू करेंगे फ्रॉम दिस पोजीशन. चलो 4 पोजीशन है, चारों पे हम ए को रख के चेक करेंगे कि कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है. दिस इज ए, अज्यूम करो ए यहाँ पे बैठा है. दिस इज द पोजीशन ऑफ पर्सन हु फेसेस ए, एंड इसके सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? यहाँ पे आर बैठता है. ओके,
चलो एक पॉसिबिलिटी हो गया. नाउ इन अ सेकंड पॉसिबिलिटी वी विल पुट ए ओवर हियर. पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. दिस इज द पर्सन हु फेसेस ए. फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है? आर बैठता है. चलो दोनों इसमें हमने रख दिया. अब आप बोलोगे मैम और दो पोजीशन बाकी है ए के लिए. डेफिनेटली बाकी है, उसके लिए भी हम चेक करेंगे. वी विल यूज अनदर इंक ताकि आपको पता चल जाएगा कि वो गलत क्यों होता है. देखो अभी नए दो पोजीशन जो इनवैलिड होते हैं मैं ब्लू इंक से यहाँ पे बना रही हूँ. लेट अस अज्यूम दिस इज अ पोजीशन ऑफ ए. दिस इज द पर्सन हु विल फेस ए. मुझे उसके सेकंड लेफ्ट में जाना है. दिस इज अ पर्सन फर्स्ट सेकंड लेफ्ट. कैन वी गो? जगह ही नहीं है ना, जगह खत्म हो रही है. जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते. सिमिलरली अगर हम ए को यहाँ पे रखते हैं, द पर्सन हु फेसेस ए उसके सेकंड लेफ्ट में जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा सकते. इसलिए गाइस यहाँ पे ए का ये पॉसिबिलिटी नहीं आता है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं आता है. देयर आर ओनली टू पॉसिबल केसेस फॉर ए. वन इज दिस, अनदर इज दिस. अब आप बोलोगे मैम एक पजल के दो आंसर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते. एक पजल का एक ही आंसर आएगा डेफिनेटली. हाँ जहां पे कंफ्यूजन होगा वहां पे आपको पता चल ही जाएगा कि अभी मैं इसके आगे नहीं जा सकता. ठीक है, बट अभी के लिए दो ही केसेस पॉसिबल है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, दोनों हम साथ में सॉल्व करेंगे. जैसे ही कंडीशन पढ़ते हैं दोनों क्वेश्चन में हम पुट करेंगे. देखो यस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर. सी दिस इज आर. मुझे यस इसका इमीडिएट नेबर चाहिए. आइदर यस विल कम ओवर हियर और यस विल कम ओवर हियर. प्लीज अब और नया पॉसिबिलिटी मत बनाओ, नहीं तो वो आपको कंफ्यूज हो जाएगा. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा. दिस इज आर. उसका नेबर यस चाहिए, तो यस कंफर्म कहाँ पे आएगा? कंफर्म यहाँ पे आएगा. ओके, नेक्स्ट कंडीशन. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी. इट इज योर ड्यूटी टू चेक वेदर ऑन लेफ्ट वेदर ऑन राइट. क्योंकि दिया है क्या उन्होंने? नहीं दिया है. तो अगर हम यहाँ पे देखें इस तरफ तो जाना पॉसिबल नहीं है. कंफर्म मुझे डी को यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि ओनली वन पर्सन इज सीटिंग बिटवीन ए एंड डी. नेक्स्ट, दिस इज अ पोजीशन ऑफ ए. इधर पॉसिबल नहीं है. कंफर्म मुझे इसी तरफ आना पड़ेगा एंड डी कंफर्म यहीं पे आएगा. क्यों? बिकॉज ए एंड डी के बीच में ओनली वन पर्सन इज सीटिंग. नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं. इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी फेसेस क्यू. बट वेर इज सी? सॉरी, इमीडिएट नेबर ऑफ सी है. सॉरी, इमीडिएट नेबर ऑफ सी फेसेस क्यू. बट वेर इज सी? डू वी नो? नहीं पता है. तो थोड़ा उस कंडीशन को होल्ड पे रखो. अगले कंडीशन पे चलो. देखो क्या दिया है. B does not sit at any extreme end of the line. See, if B does not sit on extreme end, B के लिए एक ही जगह बचता है. B को हमें यहीं पे रखना पड़ेगा एंड C को हमें यहीं पे रखना पड़ेगा. Similarly, in this arrangement, if B can't come here, we have to put B over here and confirm C will come here. अब एक कंडीशन को हमने होल्ड पे रखा था, उसको हम क्विकली चेक करते हैं. What was the condition? Immediate neighbor of C faces Q. C यहाँ पे है, उसका इमीडिएट नेबर D है. शुड फेस whom? शुड फेस Q. ऑलरेडी वी कैन सी यहाँ पे R बैठा है. क्या एक पोजीशन पे दो लोग आ सकते हैं? नहीं आ सकते. तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाता है. नाउ यहाँ पे देखो इमीडिएट नेबर ऑफ C कौन है? A है. मस्ट फेस whom? Q. यस, यहाँ पे वैकेंट है. यू कैन डेफिनेटली पुट Q ओवर हियर. ओके, एक ही पर्सन बचा है P, बस उसको यहाँ पे रख दो. दैट्स इट, आपका अरेंजमेंट हो गया. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे A को रखते हैं और वो एक ही पॉसिबिलिटी से सॉल्व करते हैं. अब इससे क्या हो जाएगा, जहां पे गलत होता है वहां से फिर से आपको नया पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा कि चलो A को यहाँ से नहीं आया तो मैं यहाँ पे रख के देखता हूँ. फिर पूरे कंडीशन पढ़ने में और वो 2-3 कंडीशन रखने में और 4-5 मिनट चले जाते हैं. तो प्लीज ऐसा मत करो. अगर कंफ्यूजन जनरेट हो रहा है, इमीडिएटली पॉसिबिलिटी बना दो वहां पे और A को रखना शुरू कर दो. मतलब जो भी पर्सन वहां पे रहेगा उसको रखना शुरू कर दो. नाउ हाउ यू विल वेरीफाई दिस? लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, फिर से कंडीशन पढ़ो, चेक करो. देखो चेक करो. R sits second to the left of person who faces A. See, A is over here. ये person उसको फेस कर रहा है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में है.
डेफिनेटली यस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, हाँ है। नेक्स्ट कंडीशन, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, वन पर्सन है क्या? यस, लेफ्ट राइट है, मैटर नहीं करता है। इमीडिएट नेबर ऑफ सी मस्ट फेस क्यू, क्या इमीडिएट नेबर ऑफ सी क्यू को फेस कर रहा है? डेफिनेटली। एंड वी डू नॉट वांट बी एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो क्या बी एक्सट्रीम एंड पे है? नहीं है। सो इट मीन्स दिस पॉसिबिलिटी इज 100% करेक्ट। सी, वंस यू डन विद द पजल, इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन रहते ही है, छोटे छोटे क्वेश्चन। डेड एंड पे कौन बैठता है, बी को कौन फेस कर रहा है, पी का नेबर किसे फेस करता है, आर के अपोजिट कौन बैठा है, आर का आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू कैसा बैठा है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। मात्र 1 मिनट में आप वो 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो, 5 मिनट पजल के लिए, 1 मिनट फॉर ऑल द 5 क्वेश्चन, टोटल 6 मिनट में विथ वेरिफिकेशन आपके कंफर्म मार्क्स मिल रहे हैं। So the data arrangement part is really very scoring in aptitude examination. Okay, I hope you clear with this 2 arrangement question. Okay, yes. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। 12 people, अगेन पैरेलल अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है। देखो, 12 people are seating in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In a row 1, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing south. चलो, सभी साउथ में फेस कर रहे हैं। अब तक आपको ये क्लियर हुआ ही होगा कि ये जो रो है वो साउथ फेसिंग है। ठीक है, सभी साउथ फेसिंग है। तो चलो यहाँ पे हम पुट करते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ओके, यस, चलो पुट कर दिया। इन रो 2, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। मतलब यहाँ पे जो रो है डाउनवर्ड, यहाँ पे कौन बैठता है? पी, क्यू, आर, एस, टी एंड वी। यस, ऑल राइट। चलो मैप कर दिया। इस रो का कोई भी मेंबर अनदर रो में नहीं जाएगा, इस रो का कोई भी मेंबर इस रो में नहीं जाएगा, वो मेंबर वहीं पे बैठेंगे। नेक्स्ट, therefore in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another member of the other row. चलिए सॉल्व करना शुरू कर देते हैं हम अभी। A sits third to the left of E. अगेन कंफ्यूजन ये आता है कि शुरुआत कहाँ से करें, रखे कैसे उन लोगों को। ठीक है, देखो अभी पहले तो हम साइड में रफ वर्क में मैप करते हैं। ए एंड ई बैठे कहाँ पे है? सभी साउथ फेसिंग में बैठे हैं। ओके, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, मतलब सबसे पहले हमें ई का पोजीशन पता होना चाहिए एंड ई का रेफरेंस लेके ए सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेफ्ट में हमें किसको बिठाना है? ए को बिठाना है। ओके, या चलिए अगला कंडीशन देखो अभी। द पर्सन फेसिंग ए सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, जो पर्सन ए को फेस कर रहा है कहाँ पे बैठना चाहिए? द पर्सन मस्ट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ओके, अब फेसिंग का जैसे ही कंडीशन आता है इमीडिएटली अनदर रो में शिफ्ट हो जाओ। यस, चलिए अभी बॉटम रो में हम आएंगे। द पर्सन हु फेसिंग ए कम हियर, देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं हम। चलो बॉक्स बना लिया हमने, किसके लिए? द पर्सन हु फेस ए। ओके, एंड ये जो पर्सन है, वी डोंट नो हु इज दिस पर्सन, बट या व्हाट वी नो, द पर्सन फेसिंग दिस ए, द ए फेसिंग दिस पर्सन कहाँ पे बैठता है? सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। Okay, so I have to put T over here and with reference of this T हमें इसको second left में बिठाना है। So this is first and this is second. तो क्या आया है यहाँ पे? second left position आया है। I quickly repeat this two condition क्योंकि हम अभी इसको मैप करने जा रहे हैं। Quickly मैं इसको repeat करती हूँ। Let us erase all the ink on the slide. Now आप लोगों को पता चल गया है यहाँ पे साउथ फेसिंग में कौन कौन है? तो A to F है एंड यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग में कौन कौन है? P to V है, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। C, what is first condition? A sits third to the left of E. So this is E, पहले इसको बिठाएंगे हम
और उसके थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन बैठता है? ए बैठता है। अगला कंडीशन, द पर्सन फेसिंग ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी। फेसिंग जैसे ही आया अपोजिट लाइन में चले जाओ। सी दिस इज द पर्सन फेसिंग ए, देखो यहाँ पे स्क्वायर सिंबल से बना रहे हैं, एंड ये पर्सन कहाँ पे बैठना चाहिए? टी के सेकंड लेफ्ट में। इट मीन्स वी हैव टू पुट टी ओवर हियर, बिकॉज टी नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। ऑलराइट, टी का रेफरेंस लेके हमें इस पर्सन को सेकंड लेफ्ट में बिठाना है। थोड़ा सा ट्रायल एरर हम करेंगे इस कंडीशन को पुट करने के लिए। देखो, लेट अस स्टार्ट विद दिस पोजीशन, लेट अस पुट ई ओवर हियर। कर लिया यहाँ पे पुट ई को। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? यहाँ पे ए आना चाहिए, हमें दिया ही है। ए को फेस करने वाला पर्सन यहाँ पे होगा, एंड ये जो पर्सन है किसके सेकंड लेफ्ट में बैठना चाहिए? तो टी के सेकंड लेफ्ट में बैठना चाहिए। तो हमें टी को कंफर्म यहीं पे रखना पड़ेगा। This is a first position, this is a second left position, because this is the left hand side whenever you are facing north. All right, I hope this is clear to everyone. But अभी देखो, क्या एक ही possibility आएगा E का? What do you think? क्या लगता है आपको? Definitely E का एक ही possibility आएगा। क्यों आएगा? अगर हम देखो, अभी मैं यहाँ पे एक डैश लाइन बना रही हूँ। If we put E over here, A will shift one position next. देखो यहाँ पे चला जाएगा ए, द पर्सन फेसिंग ए यहाँ पे आएगा, और मुझे ये टी के सेकंड लेफ्ट में चाहिए, तो टी हम मैप के बाहर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, हमें टी को वही तक ही बिठाना पड़ेगा। इसलिए अगला पॉसिबिलिटी ए एंड ए का नहीं आ सकता। दिस इज द वन एंड ओनली पॉसिबल। ओके, चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं। अभी टू पर्सन, वी डन विद द फर्स्ट टू कंडीशन, दिस एंड दिस। लेट अस सी थर्ड। Two persons are sitting between T and P. Whether it is mentioned left or right, क्या आपको मेंशन करके बताया गया है? नहीं बताया है। तो चेक करना किसका काम है? आपका काम है। देखो, can we move right to A? क्या इसके आगे जा सकते हैं? नहीं, कंफर्म लेफ्ट में ही आना पड़ेगा, एंड वी हैव टू पुट P over here. So T and P के बीच में कितने लोग आते हैं? Only two members are there. Next condition, C and D are immediate neighbors. Okay, हमें जो C and D है वो एक दूसरे के आजू बाजू में ही चाहिए। Either it can be CD or it can be DC. Both are the valid ones. Okay, next condition, only one person. हाँ, हम यहाँ पे ये मैप क्यों नहीं कर रहे? Because we have a confusion where to put C and D. इन दो जगह पे या इन दो जगह पे, तो थोड़ा साइड में रखो, अगले कंडीशन पे शिफ्ट हो जाओ। चलो, वी डन विद दिस टू, लेट्स चेक हियर। Neither C nor D sits at an extreme end of the line. ना ही C यहाँ पे बैठता है, ना ही D यहाँ पे बैठता है। So if I put C allowed नहीं है, even if I put D allowed नहीं है, मतलब C D यहाँ पे आ सकते हैं क्या? आ ही नहीं सकते। तो क्या पॉसिबिलिटी बचता है C एंड D के लिए? ओनली ये वाला पॉसिबिलिटी बचता है। बट अभी सवाल ये है कि C एंड D को रखा कैसे जाए, either in a sequence of CD or in a sequence of DC. तो लिटिल बिट असाइड ही रखना पड़ेगा हमें फिर से। नेक्स्ट कंडीशन, only one person sits between B and C. Okay, now let us put, rough work कर रहे थोड़ा सा, let us put C over here at this position. If I put C over here, B को कैसे रखना पड़ेगा? हमें B and C के बीच में एक ही पर्सन चाहिए। So this is C, one gap B. Is it possible? Not possible, because already A is sitting over here. And यहाँ पे इस तरह possible होगा क्या? No, बिल्कुल भी possible नहीं होगा। So C can't come here. बचा एक ही possibility, C must have to come here. Here you can't put B because already A is sitting over here. You have to put B confirm at this place only. And look here, there is only one person between B and C. Okay, चलो, we done with the condition. Next condition, the person, अच्छा हाँ, जस्ट नाउ C का पोजीशन मिल गया, इसलिए अभी हम क्या करेंगे? D का पोजीशन यहाँ पे फिक्स कर देंगे, बिकॉज वी नो दैट C and D are immediate neighbors. Next condition, the person facing D is an immediate neighbor of Q. The person who faces D,
यहाँ पे वो पर्सन रहेगा जो डी को फेस कर रहा है, वी नो कौन है वो नहीं पता है, बट व्हाट वी नो द पर्सन मस्ट बी एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। सी इफ यू लुक हियर, यहाँ पे पी है, वो पर्सन पी का इमीडिएट नेबर है, अभी हमें उसको क्यू का भी इमीडिएट नेबर बनाना है, तो कंफर्म हमें क्यू को यहीं पे रखना पड़ेगा। देखो, द पर्सन फेसिंग डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। गॉट यू? ये भी कंडीशन हो गया। नेक्स्ट, V is not an immediate neighbor of P. Okay, P is here, so V can't come here and V can't come here because वो उसका immediate neighbor नहीं है, तो confirm हमें V को कहाँ पे रखना पड़ेगा? At this position रखना पड़ेगा। All right, next condition ये भी हो गया। Yes does not face A. Yes जो है वो A को face नहीं करता। See, here it is A, the person यस को फेस नहीं करता, यस ए को फेस नहीं करता, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, यस को हमें यहीं पे रखना पड़ेगा। P Q S T V हो गए। R you have to put confirm at this position। A B C D E हो गए। F you have to put confirm at this position, and that's it. We're done with this arrangement as well. Now let us quickly verify this question whether we did it correctly or not. And how we have to do this? We have to do by referring the question itself. Look here. A sits third to the left of E. So this is A, this is E. First, second, third left में A है, बिल्कुल। The person facing A, देखो R A को फेस कर रहा है, sit second to the left of T. क्या वो T के second left में है? Definitely वो T के second left में है। Next, two persons are sitting between T and P. C doesn't matter left में है या right में है, but उनके बीच में दो person होने ही चाहिए। So this is T, this is P, and yes, there are two members between them. C and D are immediate neighbors. Yes, they are immediate neighbors. Neither C nor D are at an extreme end of line. क्या वो dead end पे है? नहीं है। चलो अच्छी बात है, नहीं है, आए भी नहीं है। Next, only one person sit between B and C. So this is C, this is B. Only one person is there. Next, the person facing D, the person who faces D is an immediate neighbor of whom? The person faces D is an immediate neighbor of Q. V is not an immediate neighbor of P. देखो, V P का neighbor है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। And yes does not face A. हाँ, yes A को face भी नहीं करता। चलो, वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया है। And yes, this type of questions are definitely asked in aptitude test. देखो, डेटा अलग रहेगा, डेफिनेटली अलग रहेगा। इंस्टेड ऑफ दिस अल्फाबेट्स कुछ अलग नाम दिए जाएंगे। गर्ल्स का ग्रुप रहेगा, बॉयज का ग्रुप रहेगा, एम्प्लॉयज का ग्रुप रहेगा, कार्स का भी ग्रुप रह सकता है। बट हाँ, आपको जाना तो इसी वे में है। देने के लिए डेटा भी कुछ भी दे सकते हैं, बट द प्रोसेस इज रियली सेम। रीजनिंग की एक बात ये बहुत अच्छी है कि रीजनिंग में फॉर्मूलाज बिल्कुल भी नहीं है भी तो एकदम एक दो गिने चुने फॉर्मूलाज है। और वो देखो, आपको करना कैसे है, टोटली आपको आपके लॉजिक्स यूज करने हैं, एंड डेफिनेटली आप ये जरूर कर सकते हो। Please have a practice on such a kind of question. These are very important questions for any type of aptitude exam. बहुत सारे, most of the companies में ये पूछा जाता है। ठीक है, I hope you are clear with this. Now let us move towards next section. Yes, चलिए अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट इश्यू। यस, यहाँ से अभी हम क्या करने वाले हैं, वर्बल एबिलिटी का पार्ट लेने वाले हैं। वर्बल एबिलिटी में सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गिवन इन दिस डायरेक्शन, पहले तो हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज some of the words have been left out, each of which is indicated by a number. Find the suitable word from the options given against each number and fill up the blanks with appropriate words to make the paragraph meaningfully complete. See, it is really very important before doing the actual question, you must read the direction. Because कभी कभी ऐसे होता है
आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें बस ब्लैंक्स ही फिल करने हैं, चलो ब्लैंक्स फिल करने सही बात है, बट एक बार देख लो एग्जैक्टली डायरेक्शन क्या कहती है। वहां पे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन पुट किया है क्या, कुछ अलग कह रहे हैं क्या कि कैसा वर्ड होना चाहिए, क्या ऑप्शन दिए जाने वाले हैं, नहीं दिए जाने वाले हैं। ऑफ कोर्स ऑप्शन तो डेफिनेटली रहने ही वाले हैं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑप्शंस नहीं रहेंगे, बट कैसे रखना है, हमें सिनोनिम रखना है, एंटोनिम रखना है, ये सब कुछ डायरेक्शन में होता है। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप डायरेक्शन ही नहीं पढ़ते हो, आगे चले जाते हो और सडनली ऐसा कुछ होता है कि उन्होंने कुछ बोल दिया होता है। ठीक है, आगे हम कुछ पैराजंबल्स के क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें ये बात बहुत बार आती है। चलो चेक करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी सेट 1 की तरफ चलते हैं क्लोज टेस्ट के लिए। नाउ whenever such a question arises in front of you, whenever such a question comes in front of you, always do one thing at first, read the paragraph as it is। क्या करना है आपको, आपको as it is paragraph read करना है with the blanks। किसके लिए, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया आ जाए पैराग्राफ में दिया क्या है। नहीं तो आप शुरू करते हो एंड आप क्वेश्चन आप फील ब्लैंक्स फील करना शुरू कर देते हो एंड सडनली व्हाट हैपेंस, द वर्ड यू कैन यूज रॉन्ग, ये होता है। ठीक है, सो पहले तो एक बार हम इस पैराग्राफ को एज इट इज पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस एक्चुअल सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे अभी आपको लगता होगा कि लास्ट टाइम टीसीएस में अगर देखा गया है तो क्लोज टेस्ट बहुत पूछा गया था। सी डजंट मीन कि इस बार भी क्लोज टेस्ट पूछा जाएगा, ऐसा कंफर्म ही है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली इंग्लिश के जो भी पैटर्न है अलग अलग वे पूछे जाएंगे, मे बी इंस्टेड ऑफ 10 क्वेश्चन वहां पे 5 क्वेश्चन रहेंगे या फिर अलग क्वेश्चन रहेंगे, बट द अप्रोच मस्ट बी सेम। देखो इफ इवन इफ यू आर डीलिंग विथ क्वांट, इवन इफ यू आर डीलिंग विथ वर्बल, रीजनिंग के साथ भी डील कर रहे हो, टॉपिक तो वही रहने वाले हैं ना। टॉपिक डेटा अरेंजमेंट रहेगा, तो डेटा अरेंजमेंट में क्या क्या आ सकता है, पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट आएगा, या फिर लीनियर अरेंजमेंट आएगा, कुछ भी हो सकता है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट आएगा, पॉसिबिलिटी है। या फिर वे आपको सिंपली बोलेंगे कि यू जस्ट मैच द पेयर्स की एग्जैक्टली उनका जो पेयर है, जैसे कि उस एम्प्लॉइज के फेवरेट कार कौन से है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वही फॉर्मूला रहेगा, परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी फॉर्मूलाज वही रहेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स आर सिमिलर। प्लीज डू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब तक आप बेसिक क्लियर नहीं करोगे आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले तो पैराग्राफ को एज इट इज पढ़ेंगे। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफर्म that the Olympic Games dash to be held in August dash Rio de Janeiro will go ahead the Zika virus dash. An emergency committee meeting dash by the WHO Director General said there is very low risk of the virus spreading globally as a consequence of the games being dash in Brazil. The local mosquito population level is expected to dash sharply in August, the Brazilian midwinter, and the annual infection rate is expected to peak before that the intensive vector control measures at and around the venue will reduce dash risks. It is possible that a few individuals dash get infected and contribute to a global spread and start dash a new chain of local transmission. But the risk will be same as in any country where the local transmission of the Zika virus is dash. It does not get amplified even when thousands come together as the committee has noted. Yes, and हमने as it is paragraph अभी पढ़ लिया है, तो हमें यहाँ पे एक आइडिया आ गया है कि यहाँ पे कुछ गेम्स की बात चल रही है। गेम्स चलाने हैं कहाँ पे, ब्राजील में खेलने जा रहे हैं। एक प्लेस भी दिया गया है रियो डी जेनेरियो विच इज इन ब्राजील, एंड वहां पे एक वायरस रिलेटेड न्यूज है। ये वायरस रिलेटेड चल रहा है, ट्रांसमिशन चल रहा है उसका, डिस्पाइट गेम्स भी प्लान करने हैं, उसके लिए मीटिंग भी हेल्ड किया गया है। तो लाइकवाइज ऐसा एक ओवरऑल सिनारियो आपको पता चला है। नाउ लेट अस बिगिन टू सॉल्व द क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन 1। देखो अभी यहाँ पे कैसे करना है। देखो यहाँ पे टॉप में आपको क्वेश्चन नंबर दिखाई देगा। सो क्वेश्चन 1 यहाँ पे आपको 1 के लिए फील करना है शेड्यूल, प्लान, स्कीम और ऑर्गेनाइज्ड।
The World Health Organization has confirmed that the Olympic Games plan आ सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, plan will never come. Scheme, is it a possible one? नहीं, गेम कभी ऐसा स्कीम या प्लान में नहीं रहते. गेम्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्या? नहीं होते हैं. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज कंफर्म दैट ओलंपिक गेम्स टू बी हेल्ड, मतलब वो हेल्ड होने वाले हैं एज पर द डिसाइडेड. और ये कब बोलते हैं हम? ओनली एंड ओनली पॉसिबिलिटी, दैट इज शेड्यूल. जैसा आपका शेड्यूल हुआ था वैसे ही वो रहने वाले हैं. शेड्यूल टू बी held. Okay, so here we comes with the first blank, scheduled to be held in August dash. चलिए अभी अगले ब्लैंक की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ पे scheduled to be held in August dash Rio de Janeiro will go ahead the Zika virus. अगला ब्लैंक हम बाद में देखेंगे. पहले तो देखो यहाँ पे अभी हमें प्रीपोजिशन फिक्स करना है. क्या क्या दिया है यहाँ पे? on, into, at, in. इसमें से तो सबसे पहले आप इनटू को एलिमिनेट ही कर दो, क्योंकि इनटू पॉसिबल आएगा. इनटू का मीनिंग क्या है? विद इन समथिंग. तो विद इन समथिंग तो नहीं पॉसिबल है. अब ऑन, एट, इन, इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे फिक्स हो सकता है? तो देखो, व्हेनेवर यू आर यूजिंग ऑन प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑन प्रीपोजिशन एक पर्टिकुलर सरफेस को रेफर करता है. जैसे कि ऑन द फ्लोर, ऑन द कारपेट, ऑन द टेरेस, ये जस्ट एक पर्टिकुलर सरफेस को डिनोट करता है, उसके लिए ऑन यूज किया जाता है. बट यहाँ पे ये रियो डी जनेरियो क्या है रे? एक सिटी का नाम है, एक बड़े जगह का नाम है. ठीक है, डेफिनेटली ये बड़ा ही रहने वाला है, डेफिनेटली. अब देखो एट, ठीक है, ऑन के बारे में तो हमने देख लिया. अब एट किसके लिए यूज किया जाता है? एट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एट ग्राउंड, एट स्कूल, एट होम. लाइकवाइज फॉर दिस काइंड ऑफ वर्ड हम एट यूज करते हैं. सो दिस इज अ स्पेसिफिक एरिया. एट माय फ्रेंड्स होम, एट हर होम, एट हिज होम, एट माय रिलेटिव्स होम, at my uncle's home. So likewise ऐसा specific area के लिए होता है. Is this kind of that? Rio de Janeiro क्या ऐसा specific area है? नहीं. And last यहाँ पे in definitely larger areas को represent करता है. किसको represent करता है? Larger areas को represent करता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? The blank will be filled with the preposition in Rio de Janeiro, in the particular city. Yes, definitely आप वहां पे उस प्लेस का नाम इंक्लूड कर सकते हो. तो ऑन देखो किसके लिए रहेगा? सरफेसेस के लिए रहेगा. ऑन फ्लोर, ऑन कारपेट, ऑन टेबल, लाइक दैट. एट किसके लिए रहेगा? एट कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए, जैसे कि आपको बताया गया एट ग्राउंड, एट स्कूल, लाइक दिस. ओके. एंड इन किसके लिए रहेगा? लार्जर एरियाज के लिए रहेगा. ठीक है, चलो इन हमने फिल कर दिया है. अब अगले फिलर्स की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन 3, इन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, held August in Rio de Janeiro will go ahead the Zika virus dash. ठीक है, देखो अभी along with, notwithstanding, withstanding, henceforth, ये 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन 3 के लिए, ब्लैंक 3 के लिए दिए गए थे. अब along with का मीनिंग क्या है? किसी के तो साथ. ठीक है, नेक्स्ट, withstanding का भी सिमिलर मीनिंग है, किसी के तो साथ, टुगेदर, उसके साथ हमें वो चलना है. henceforth मतलब इसके आगे, ये तो टोटली कंटेक्स्ट के बाहर ही है, ये तो हो ही नहीं सकता. यस, अब देखो अगर उन्होंने गेम्स हेल्ड करने का प्लानिंग किया है तो डेफिनेटली अलोंग विथ सिचुएशन आएगा क्या? डेफिनेटली नहीं आएगा. वो वायरस आउटब्रेक नहीं है, इसलिए तो गेम्स एज पर द शेड्यूल हेल्ड किए जा रहे हैं. जो पहला ब्लैंक हमने वहां पे फिल किया है. तो ठीक है, यहाँ पे अलोंग विथ नहीं आएगा, विथ स्टैंडिंग भी नहीं आएगा. अलोंग विथ एंड विथ स्टैंडिंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसके साथ हमें जाना है. तो कंफर्म henceforth तो आता ही नहीं है, टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट है. सो एक ही पॉसिबिलिटी है, नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब
इन रियो डी जेनेरियो विल गो अहेड द जीका वायरस नॉटविथस्टैंडिंग, वहां पे वो वायरस नहीं रहना चाहिए। फुल स्टॉप है, नया सेंटेंस अभी शुरू होने जा रहा है। आई होप द थर्ड ब्लैंक इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस क्विकली मूव टुवर्ड्स फोर्थ ब्लैंक। An emergency committee meeting dash by the WHO Director General said there is very low risk of the virus spreading globally as a consequence of games being dash in Brazil। पूरा सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब देखो चौथे ब्लैंक के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। कन्वेंट, कॉल, देयर, आउट, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसमें से कौन सा आएगा, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। थोड़ा देखो यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, an emergency committee meeting dash by, whenever this word arises it means that a sentence is in passive voice, by this, by that person, by the particular person, so the sentence represents a passive voice, and whenever you have the passive voice आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। सो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो, देयर इज ओनली वन पास्ट फॉर्म एंड दैट इज कन्वेंट, बस यही एक पास्ट फॉर्म है, बाकी सब उसके मेन सॉरी बाकी सब उसके प्रेजेंट फॉर्म में है, मेन फॉर्म में है, तो बाकी कोई भी नहीं आता। कन्वेंट बाय द WHO डायरेक्टर जनरल एंड द रेस्ट। ओके, यस, सो प्लीज डू रिमेंबर व्हेनेवर देयर इज अ पैसिव वॉइस ऑलवेज आपको पास्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है। चलिए अगले ब्लैंक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या आएगा। सो मीटिंग कन्वेंट बाय द WHO डायरेक्टर जनरल सेड there is very low risk of the virus spreading globally as a consequence of the games being dash in Brazil। अगेन being के बाद हमेशा past form आता है। So if you check for the options play, happen, ये सभी present form में है। So this is excluded, पहला एंड थर्ड exclude हो गया, ठीक है। being held यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि वो जो एक्शन है आपको कंटिन्यूअस रखनी है, ठीक है। हेल्ड मतलब समथिंग हो चुका है, हमें प्रोसीड करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन कौन सा वर्ड दिखा रहा है, एप्रीहेंडेड ये वर्ड दिखा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्शन चाहिए, इसलिए वहां पे आपको एप्रीहेंडेड का इस्तेमाल करना है। बीइंग एप्रीहेंडेड इन ब्राजील, अगेन फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट होता है। चलिए अगले ब्लैंक की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 6 के लिए क्या ब्लैंक्स आ रहे। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, ब्राजील यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं हम। द लोकल मस्कीटो पॉपुलेशन लेवल इज एक्सपेक्टेड टू डैश sharply in August. The Brazilian midwinter and the annual infection rate is expected to peak. Before that, intensive vector control measures at and around the venue will reduce dash risks. Okay, so population के बारे में कुछ बोला गया है। गो पॉसिबल है करे, हम पॉपुलेशन गो ऐसा कभी बोलते हैं क्या, नहीं। वेदर इट इज मस्कीटो, वेदर इट इज एनिमल, वेदर इट इज ह्यूमन बीइंग, पॉपुलेशन के लिए कभी भी गो ये वर्ड यूज नहीं किया जाता। एज वेल एज पॉपुलेशन के लिए हैपन ये वर्ड भी कभी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। सो विल इट ड्रॉप और विल इट फेल, क्या लगता है क्या आएगा, तो यहाँ पे वर्ब देखो, इज एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पे इफ द वर्ड इन पास्ट फॉर्म, यहाँ पे हमें फर्स्ट बेसिक फॉर्म यूज करना पड़ेगा, एंड फेल इज इन अ पास्ट फॉर्म, तो फेल यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आएगा। ओनली वन पॉसिबिलिटी यहाँ पे, सॉरी आई एम गेटिंग आई गेस रॉन्ग, एक्सपेक्टेड टू, I'm wrong, sorry, yes, so यहाँ पे expected to मेन फॉर्म नहीं आएगा, हमें यहाँ पे पास्ट फॉर्म को रेफर करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, yes, so expected to fell sharply in August, okay, so you have to refer to the past form, yes। quickly move towards next question, next blank, sentence अभी complete नहीं हुआ है, sentence is remaining, नेक्स्ट ब्लैंक जब हम फील करेंगे तो वो उसमें से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 7 यहाँ पे देखते हैं। शार्पली इन अगस्त द ब्राजीलियन मिडविंटर एंड द एनुअल इन्फेक्शन रेट
is expected to peak before that intensive vector control measures at and around the venue will reduce dash risk. अभी देखो वायरस के बारे में कुछ बात चल रही है, तो वायरस का क्या होता है, देखो ऑप्शन देखो, सस्पेंशन, सस्पिशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसैक्शन। सस्पेंशन का मीनिंग क्या है रे, टू सस्पेंड somebody, to remove somebody. So is this a possible option? Not at all. Suspicion means something victim, victim possible है क्या, reduce victim risk? No, not at all possible. So virus से related बात कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसैक्शन। अब ट्रांजैक्शन ये वर्ड कब इस्तेमाल किया जाता है, द ट्रांजैक्शन वर्ड इज यूज्ड टू रेफरेंस फॉर मनी। मनी रिलेटेड जब भी ऑपरेशन आते हैं हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे ट्रांजैक्शन यूज किया जाता है। ओके, सो ट्रांजैक्शन आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाता है, मनी रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला है, ट्रांसमिशन आने वाला है। देखो अभी हम इसको पढ़ते हैं, the infection rate is expected to peak before that intensive vector control measures at and around the venue will reduce dash risk। क्या दिया गया है, वेक्टर कंट्रोल मेजर्स, मतलब जो वायरस को कंट्रोल करने के मेजर्स है, एट एंड अराउंड द वेन्यू, जब आप उस वेन्यू को प्रोटेक्ट करोगे, कुछ मेजर्स वहां पे आप इस्तेमाल करोगे, तो इट विल डेफिनेटली रिड्यूस द ट्रांसमिशन रिस्क। ओके, यस, चलिए यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। इट इज पॉसिबल दैट अ फ्यू इंडिविजुअल्स डैश गेट इन्फेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट टू अ ग्लोबल स्प्रेड। यही तक पढ़ेंगे, अगले ब्लैंक के लिए आगे पढ़ेंगे। ओके, इट इज पॉसिबल दैट फ्यू इंडिविजुअल्स, क्या बोला गया है, फ्यू इंडिविजुअल, फ्यू मतलब नंबर कैसा है रे, कंपैरेटिवली स्मॉलर है, पॉसिबिलिटी बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे ought to एंड will not, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, टोटली आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाता है। will not get infected ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है, कंट्रीब्यूट टू अ ग्लोबल स्प्रेड, पॉसिबिलिटी है, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो नॉट निगेटिव वर्ड आएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी है इन्फेक्शन की, बट द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस। ठीक है, अब में आएगा कि माइट आएगा, दोनों में से क्या आएगा, सो माइट गिव्स यू मोर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का जो मेजर है थोड़ा ज्यादा रहता है, एंड मे गिव्स यू अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी। अब मे ही क्यों यूज करना है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल, फ्यू इंडिकेट्स वेरी स्मॉलर पार्ट, तो इसलिए यहाँ पे क्या आने वाला है, मे गेट इन्फेक्टेड एंड कंट्रीब्यूट टू अ ग्लोबल स्प्रेड। मे इंडिकेट्स लेसर पॉसिबिलिटी, might indicates more possibility, comparatively higher possibility than me। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन 9 के लिए क्या आएगा, may get infected and contribute to a global spread and start dash a new chain of local transmission। स्टार्ट करना है हमें, ठीक है, क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के बाद जब हम प्रीपोजिशन पुट करेंगे तो वो एक फ्रेजल वर्ब बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, फ्रेजल वर्ब बनना चाहिए। ओके, स्टार्ट एट कभी नहीं आता है, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। ओके, स्टार्ट ऑन जब भी बोला जाता है इट मीन्स टू ब्लेम समवन, और यहाँ पे ब्लेम हो रहा है क्या रे, नहीं, ब्लेम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो स्टार्ट ऑन भी यहाँ पे नहीं आएगा। नाउ विल इट बी ओ एफ ऑफ और विल इट बी ओ डबल एफ ऑफ। So whenever you have to use the phrasal verbs, you have to make the phrasal verbs always o double f use किया जाता है। So start of a new chain मतलब किसी की तो शुरुआत हो रही है, so o double f यहाँ पे कंपल्सरी आता है, o f ऑफ कभी नहीं आएगा। Okay, so start of a new chain of local transmission। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो अभी यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, बट द रिस्क विल बी, वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, देखो अभी, बट द रिस्क विल बी द सेम एज इन एनी कंट्री वेयर द लोकल ट्रांसमिशन ऑफ द जीका वायरस इज डैश, इट डज नॉट गेट एम्प्लीफाइड इवन व्हेन थाउजेंड्स कम टुगेदर
as the committee has noted. Virus is, देखो अभी कैसा सेंटेंस है, the risk will be same as in any country where the local transmission of Zika virus, मतलब वो exist है, वहां पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो जब भी एक्शन कंटिन्यूएशन में चलता है ऑलवेज आईएनजी फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो प्रोग्रेस पहला ऑप्शन यहाँ पे कभी नहीं आ सकता। अब कमिंग आएगा, गोइंग आएगा कि ऑन गोइंग आएगा? देखो कमिंग मतलब द पर्सन हु इज कमिंग या द ट्रेन विच इज कमिंग। ओके, तो कमिंग मतलब अभी वो आ रहा है, वो आ रहा है ऐसा सिनेरियो है क्या? नहीं, इट इज एग्जिस्ट, वो ऑलरेडी है, उसके साथ सब कुछ चल रहा है, तो कमिंग नहीं पॉसिबल है। ठीक है, गोइंग, गोइंग पॉसिबल है क्या? नहीं, वो जा रहा है, ये कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज व्हाट? ऑन गोइंग, मतलब वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, द एक्शन इज कंटिन्यूअस, कहीं पे भी चल रही है, किसी के साथ चल रही है। सो इट डज नॉट गेट एम्पलीफाइड even when thousands come together as the committee has noted. All right, here यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है क्लोज टेस्ट का। 10 ब्लैंक्स हमें दिए गए थे विद द रिस्पेक्टिव ऑप्शन, एलिमिनेट करके रूल्स देख के हमने टोटली ब्लैंक्स फिल कर दिए हैं। तो चलिए अभी हम सेकंड इस पे जाएंगे, सेकंड सेट की तरफ जाएंगे। अगेन इट इज अ सेट ऑफ क्लोज टेस्ट इटसेल्फ। One more time we will read the direction. Please, please, please make a habit to read a direction. Direction नहीं पढ़ोगे तो आप गलत हो जाओगे। देखो अभी यहाँ पे in the following passage some of the words have been left out, each of which is indicated by a number. Find the suitable word from the options given against each number and fill up the blanks with appropriate words to make a meaningful complete paragraph. Okay, सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हमें करना है। ब्लैंक्स रहेंगे, 4 ऑप्शंस उसके साथ रहने वाले हैं एंड वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर पैराग्राफ। चलिए पैराग्राफ की तरफ देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे, चलो सबसे पहले तो हमारा टास्क क्या है? पूरा पैराग्राफ हमें एज इट इज पढ़ना है। व्हाट इज गिवन ओवर हियर, चलो पढ़ लेते हैं, विद द ब्लैंक्स पढ़ लेते हैं। डार्कनेस डैश बिगन टू डैश ऑन ऑल साइड्स, so I could not have any dash view of the things that dash along our way. Our train stopped at 2 important stations before we dash our hometown. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? पहला ब्लैंक फील करना है। बट पहला ब्लैंक जब हम फील करते हैं तो जरा ऑप्शन देखो, इनिशियली, इंसिडेंटली, प्रूडेंशियली, ग्रेजुअली। नाउ लुक हियर, डार्कनेस डैश बिगन टू, बिगन हुआ है मतलब अभी अभी शुरुआत हुई है, और जब शुरुआत होती है तो प्रोसेस कैसा रहता है रे? धीरे, लिटिल स्लोअर रहता है। तो इनिशियली इज इट अ पॉसिबल वन? नो, नॉट पॉसिबल। इंसिडेंटली होता है क्या? नहीं। प्रूडेंशियली भी नहीं होता है। सो डार्कनेस ग्रेजुअली, ग्रेजुअली इंडिकेट्स दैट डार्कनेस स्लोली स्लोली हो रहा है। सो ओनली पॉसिबल ऑप्शन ओवर हियर इज व्हाट? ग्रेजुअली। So darkness gradually began to dash on all sides. चलो अगले ब्लैंक की तरफ देखते हैं, अगला ब्लैंक क्या आ रहा है। Yes, we done with the first one. For second blank क्या क्या ऑप्शन है हमारे लिए? Comprehend, transcend, descend and condescend. Now let us understand the meaning of the given words first, and then we will put in a then we will fill the blanks with suitable option. Now what is the meaning of comprehend? The meaning of comprehend is nothing but the grasping power. एक इंडिविजुअल पर्सन को वो कैसे ग्रास्प हो रहा है, उसकी उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है? कॉम्प्रिहेंड कहा जाता है। ट्रांसेंड का मीनिंग क्या है? गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेशंस, लिमिटेशंस को बिट करके उसके आगे चले जाना, उसको ट्रांसेंड कहते हैं। डिसेंड किसे कहा जाता है? स्लोप, गोइंग डाउन, ओके, स्लोप को कहा जाता है डिसेंड, डाउनवर्ड्स तरफ जा रहा है। एंड कंडेसेंड का मीनिंग क्या है? कंडेसेंड इज नथिंग बट द सुपेरियोरिटी, कहीं पर भी सुपेरियोरिटी दिखाना, कहाँ पे भी, ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे हो, तो सुपेरियोरिटी दिखाना है। सो इज इट पॉसिबल? सुपेरियोरिटी शो करता है क्या? नो,
नॉट पॉसिबल। कॉम्प्रीहेंड होता है क्या डार्कनेस? कॉम्प्रीहेंड इज इट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड? नहीं। ट्रांसेंड पॉसिबिलिटी है क्या? ट्रांसेंड का मीनिंग क्या है? गोइंग बियॉन्ड द लिमिटेशन। डार्कनेस कभी लिमिटेशन के बियॉन्ड जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो डिसेंड इज द ओनली पॉसिबिलिटी। darkness gradually began to descend on all sides। हम बोलते हैं ना सुबह कि धीरे धीरे आसमान से किरणें छा रही थी, सनरेज धीरे धीरे फैल रहे थे जमीन पे। सो वैसे ही डार्कनेस भी तो धीरे धीरे ही फैलता है। तो डार्कनेस उतर रहा है, अंधेरा उतर रहा है। लाइकवाइज इन दिस वे द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डिसेंड। नाउ क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट फिर से पढ़ लो। डार्कनेस gradually began to descend on all sides। okay, next blank पे चलते हैं, थर्ड blank पे। so I could not have any dash view of the things that dash along our way। I could not have। अब डार्कनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए उसको दिखाई देगा क्या अच्छे से? नहीं, उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। that dash along our way। now first of all, understand the meanings of these words. What are the words given? Instinct, contradict, distinct, and prestinct। Instinct is nothing but the individual's natural ability। वो पर्सन की वो बाय बर्थ क्वालिटी होती है, उसकी नेचुरल एबिलिटी होती है। जैसे कि एग्जांपल आपको देती हूं मैं, बर्ड्स लर्न टू फ्लाई बाय इंस्टिंक्ट। व्हाट इज द स्टेटमेंट? कैसा होगा? birds learn to fly by instinct। by born क्वालिटी होती है, जन्म से ही वो क्वालिटी होती है, उनकी वो नेचुरल एबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? टू अपोज समथिंग, टू एक्सप्रेस सम अदर व्यू। जो व्यू बताया जा रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट व्यू बताना। ठीक है। डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या है? क्लियर। distinct, it is nothing but a clear idea। present का मीनिंग क्या है? a particular area reserved for the particular part। किसी के लिए भी रिजर्व किया जाता है, मे बी दैट इज फॉर एनिमल्स, दैट इज फॉर पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स। सो present is nothing but the particular area। so present not possible, एरिया पॉसिबल नहीं, डार्कनेस कॉन्ट्राडिक्ट होता नहीं है, इंस्टिंक्ट भी नहीं है, ओनली एंड ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज व्हाट? डिस्टिंक्ट। so I could not have any distinct view of the things that। चलिए अभी अगले ब्लैंक की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां पे क्या ऑप्शन है। थर्ड ब्लैंक हमने फिल कर दिया डिस्टिंक्ट से। डिस्टिंक्ट व्यू ऑफ द थिंग्स दैट लेड, लाइड, लेन एंड ले। ऑलरेडी वी हैव यूज्ड कुड ओवर हियर। हमने कुड यहाँ पे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे कन्फर्म फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। If you look at this word, this all in the other form, verb 2, verb 3 form में है, and only the basic form कौन सा है? lay is the basic form। so यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? lay should be used over here। now read the sentence again। so I could not have any distinct view of the things that lay along our way। जो हमारे रास्ते पे पड़े हैं उन चीजों के बारे में क्लियर आइडिया नहीं। नेक्स्ट, चलिए अगले ब्लैंक की तरफ चलते हैं। लास्ट ब्लैंक है, 5 ही छोटा सा ही था। Our train stopped at 2 important stations before we dash our hometown। ठीक है। had reached, have reached यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। नाउ यहाँ पे आंसर ऑप्शन अभी क्या आएगा? either it will be rich or it will be what? reached। now look at this verb। यहाँ पे क्या वर्ब यूज किया गया है? it is in second form, stopped at 2 important station before we reached our hometown। प्रेजेंट फॉर्म भी नहीं आएगा, ये दो फॉर्म्स भी नहीं आएंगे, ओनली द पॉसिबल ऑप्शन इज व्हाट? इट इज रिच्ड। सो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे हमारा पैराग्राफ। डार्कनेस ग्रेजुअली बिगैन टू ग्रेजुअली बिगैन टू क्या था उसका? डिसेंड ऑन ऑल द साइड्स। सो आई कुड नॉट हैव एनी डिस्टिंक्ट व्यू ऑफ द थिंग्स दैट ले along our way। our train stopped at 2 important stations before we reached our hometown। all right, चलो यहाँ पे ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगले लाइन पे, अगले स्लाइड पे क्या है। यस,
अगली स्लाइड पे हमारे लिए पैराजम्बल्स है, एक बार फिर से हम डायरेक्शंस को पढ़ लेते हैं. सो व्हाट आर द डायरेक्शंस गिवन हियर? इन द गिवन क्वेश्चन a sentence has been broken into 4 parts and the parts are jumbled. सबसे पहले पैराजम्बल्स में हम क्या कर रहे हैं? पैराजम्बल्स में हम सेंटेंस जम्बलिंग के बारे में भी देख रहे हैं. सो इट इज अ पॉसिबिलिटी, कभी कभी आपको एक सिंगल सेंटेंस दिया जाएगा, या इट इज अ पॉसिबिलिटी कभी कभी आपको एक एंटायर पैराग्राफ भी दिया जाएगा. ऑलराइट, चलो देखते हैं यहाँ पे. इन द गिवन क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन इनटू द 4 पार्ट एंड द पार्ट्स आर जम्बल्ड. Choose the option which provides the correct way to rearrange the parts to form a grammatically and contextually meaningful sentence. If all the parts are correctly placed, mark E as your answer, and E answer option में क्या होगा? There is no arrangement required or no correction required. तो चलो पहला स्टेटमेंट हमारे लिए आ रहा है. पहले तो हम 2-3 स्टेटमेंट्स करेंगे, फिर हम 2-3 पैराग्राफ्स करेंगे पैराजम्बल्स के लिए. ओके चलो देखो, पहले तो एज इट इज पढ़ लो जैसा दिया गया है, जिस सीक्वेंस में दिया गया है. Now, what is the sequence used here? Of the world's population, children constitute a third but account for more than 50% of the refugees. ठीक है, अब देखो of the world's population, it is a possibility कि ये पहले पोजीशन पे आ सकता है, possibility है. Okay, children constitute a third. Is it possible at first one? No, it is not at all possible. But account for more, यहां से कभी सेंटेंस शुरू होगा क्या रे? बट से कभी शुरू होगा? No, not possible. Than 50% of the refugees. Than, यहां से सेंटेंस शुरू होने वाला है क्या? नहीं. So there is only one possibility. The sentence will begin with the A only. So of the world's population, this is the first sentence. Now, how to understand which will be the second statement? तो थोड़ा सा यहाँ पे हम आंसर ऑप्शन का भी हेल्प लेने वाले हैं. ठीक है, देखो अगर हमने पहला स्टेटमेंट फिक्स कर लिया है, पहला पार्ट फिक्स कर लिया है, इट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आंसर ऑप्शन आएगा. तो यहाँ पे चेक करो, ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन but account for more. Is it matching case? No, matching हो. एक मिनट, just 1 minute. I guess मेरा screen disable हो चुका है. Just a minute. Just give me a moment. Okay, please stay tuned for 1 moment. Please, please. I will share my screen again. Yes, I guess now it is visible. Yes, okay. Okay, देखो यहाँ पे. So, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है. We can't start with the A. We can't start with the A. Okay, A से हम शुरू नहीं कर सकते. यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट मैचिंग नहीं हो रहा. तो जब हमने डिसाइड किया था समवेयर, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है. चलिए अनदर ऑप्शन से हम चेक करते हैं. देखो अगर हम आंसर ऑप्शन रेफर कर रहे हैं, सो C is not our starting. Either we can start with B or we can start with D. Now let us check, क्या हम B से शुरू कर सकते हैं? Children constitute a third of the world's population. Definitely अगर हम B and A का कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है. तो children constitute a third of the world's population but account for more than 50% of the refugees. यस, तो जो हमने अज्यूम किया था ए से शुरू कर सकते हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं हुआ है. सो वी हैव टू स्टार्ट द स्टेटमेंट विथ बी. चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अ थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, उसके बाद ए पार्ट आएगा, बट अकाउंट फॉर मोर than 50% of the refugees.
So which will be our correct sequence? B, A, C, D will be our correct sequence. And no issues. प्लीज डेफिनेटली आप इसमें आंसर ऑप्शन का थोड़ा सा हेल्प लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता एग्जैक्टली कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं होता है। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में क्या सोचा था कि ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो लाइकवाइज हम चेक करके देखेंगे कि हाँ यहाँ से शुरुआत हो सकती है क्या। ओके चलो, yes, B is the correct answer option. Answer is B. Look here, for all citizens of the world to add moral authority to, the time has come to demand urgent and immediate intervention who believe in basic humanity. Okay, ये हमने as it is पढ़ लिया है। तो चलिए कहाँ से शुरू करेंगे अभी? अगर हम आंसर ऑप्शन देखते हैं A, B, E, A, D, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो मेरे स्टार्ट में A आ सकता है, B आ सकता है, D आ सकता है या फिर E आ सकता है। C तो कभी नहीं आएगा। तो चेक करके देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले डी आएगा क्या, चेक करो। अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन, नहीं, ये तो हमारा पॉसिबल नहीं है। ओके, डी पॉसिबल नहीं है। कैन ई पॉसिबल? हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी? हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी? डू वी नो दिस? नहीं, समथिंग ये किसी के तो बाद आना चाहिए। यस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलिए बी से देखते हैं, टू एड मोरल अथॉरिटी टू, किसी में तो ऐड करना है हमें। इट मीन्स देयर मस्ट बी समथिंग प्रीवियस। यस, तो प्रीवियस अभी एक ही ऑप्शन बचता है, ए, वी हैव टू स्टार्ट विथ ए। फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, चलिए फिक्स करके देखते हैं क्या ए से पॉसिबल है। अब अगर ए से पॉसिबल है, व्हाट शुड कम आफ्टर ए? वेदर इट इज डी और वेदर इट इज ई, चेक करके देखेंगे। ए के बाद डी को पढ़ते हैं। फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अर्जेंट एंड इमीडिएट इंटरवेंशन। दूसरा पॉसिबिलिटी ए एंड ई, फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी। क्या लिंकिंग हो पा रहा है हमारा? बिल्कुल लिंकिंग हो पा रहा है। सो फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट, अर्जेंट एंड इमीडिएट इन सॉरी who believe in basic humanity। अभी देखो ए डन, ई डन। टू एड मोरल अथॉरिटी टू, नहीं, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। द टाइम हैज कम टू डिमांड फॉर ऑल सिटीजन्स हु बिलीव इन बेसिक ह्यूमैनिटी, अब समय आ गया है। यानी कि यहाँ पे कंफर्म क्या आएगा? कंफर्म यहाँ पे सी आएगा। द टाइम हैज टू कम टू डिमांड टू एड मोरल अथॉरिटी टू। एंड हाँ, अभी इसमें हमें कुछ ऐड करना है, जो एग्जिस्टिंग है उसमें हमें कुछ तो ऐड करना है। सो टू एड मोरल अथॉरिटी टू urgent and immediate intervention, and thus we completed the statement A, E, C, B, D. This should be the sequence and the answer option is what? D. Okay, I hope this is clear to everyone. Let us quickly move towards the next question. देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। Arctic wildfires in June released more population than in previous 18 years that data had been collected. ठीक है, Arctic wildfires in June released more pollution than in previous 18 years that data had collected. अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ पा रहे हैं, आप लोग अगर इसे पढ़ रहे हो, सो हाउ यू फीलिंग द सेंटेंसेस? लग रहा है कोई अरेंजमेंट की जरूरत है? कोई भी अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हम एक दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अब देखो, हमारा सेंटेंस ए से ही शुरू हो रहा है। यस, आर्कटिक वाइल्ड फायर्स इन जून than in previous 18 years that data had been collected released more pollution. Is it a possible case? No, not possible. Can we start the statement with D? D में क्या दिया है? That data had been collected. अरे कौन सा डेटा? क्या हमें कुछ पता है? नहीं, कुछ भी पता नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, पहला भी हो चुका। Can we start with B? Released more pollution. कहाँ से रिलीज हुआ है, क्यों रिलीज हुआ है, क्या रीजन है उसके पीछे? तो वी कांट स्टार्ट विथ दिस एज वेल। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज देयर इज नो नीड फॉर अरेंजमेंट, द स्टेटमेंट itself arranged in a proper way.
Arctic wildfires in June released more pollution than in previous 18 years that data had been collected. So answer option is what? No arrangement required. Now चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. अच्छा, आगे डायरेक्शंस आ रहे हैं, देखते हैं पढ़ते हैं क्या डायरेक्शंस है. देखो यहाँ पे in the question given below a set of sentences is given which when properly sequenced forms a coherent paragraph. From the options, choose the one that provides the correct final order of the rearranged statements. यहाँ से अभी हम क्या शुरू कर रहे हैं? पैराग्राफ हमारे सामने आएगा और हम उस पैराग्राफ को अरेंज करना शुरू करने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहला पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा है. देखो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे 5 अलग अलग सीक्वेंस किए गए हैं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो डायरेक्शन है ना, इसमें क्या दिया जाता है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज फिक्स्ड, मतलब आपको उसको चेंज नहीं करना है. कभी कभी आपको दिया जाता है लास्ट स्टेटमेंट इज फिक्स्ड, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उस सेंटेंस को आपको एंड पोजीशन पे ही रखना पड़ेगा. ये सारी बातें डायरेक्शंस में दी जाती है, इसलिए प्लीज डायरेक्शंस को इग्नोर मत करो. ठीक है, डायरेक्शन पढ़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैराग्राफ हमारे सामने आ रहा है. पहले तो उसको एज इट इज पढ़ लो, पहला स्टेप करो. डबल जियोपार्डी इज द आइडिया दैट अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड more than once for the same offense. For instance, Article 22 of India's Constitution states, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Exception to the rule exists. For example, if the case against someone ends in a mistrial, then the defendant may be retried. The legal principle seems to have its basis in Roman law and has found its way into the constitutions and statutes of many countries. ठीक है, चलो चारों सेंटेंस हमने पढ़ लिए हैं. नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट. क्या दिया है यहाँ पे? फॉर इंस्टेंस आर्टिकल ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. किसी का तो एग्जाम्पल दिया है, तो क्या एग्जाम्पल पहला स्टेटमेंट आ सकता है? नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इसे पढ़ो. एक्सेप्शन टू द रूल एग्जिस्ट. अरे फॉर विच रूल? क्या वो रूल हमें अभी तक पता है? नहीं. कैन दिस बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट? ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकता. रीड द लास्ट वन. रीड द लास्ट स्टेटमेंट. क्या दिया है? द लीगल प्रिंसिपल सीम्स टू हैव इट्स बेसिस इन रोमन लॉ. मतलब इस प्रिंसिपल को कुछ बेसिस है. किस प्रिंसिपल को? क्या वो प्रिंसिपल हमें पता है? नो, पता नहीं है, तो ये इग्नोर हो गया. अब बचा क्या? ए मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि हमने चेक किया है बाकी के 3 नहीं आ सकते. तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. अब ए के बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा? डबल जियोपार्डी इज द आइडिया दैट अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस. ठीक है, ये एक प्रिंसिपल मिला है हमें. और देखो अभी लास्ट इस पे द लीगल प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल है लॉ का. The legal principle seems to have its basis in Roman law and has found its way into the constitution and status of many countries. And yes, this is a possible statement after what? D. Now, after D, look here. अब उसके बारे में example दिया है. Instance देखो. For instance, Article 20 of India's Constitution states, no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once. Yes, ये उसका एग्जाम्पल है. प्रिंसिपल दिया, उसका कुछ इंफॉर्मेशन दिया, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं और एंड में उसका एक्सेप्शन आएगा. एक्सेप्शन टू द रूल एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, if the case against someone ends in a mistrial, then the defendant may be retried. कैसा है देखो, लॉ के बारे में बोला गया है, उसका बेसिस बताया गया है, फिर उसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है और एट द एंड एक्सेप्शन दिया जा रहा है. तो विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ओवर हियर? ADBC इज द करेक्ट अरेंजमेंट. दैट इज आंसर ऑप्शन बी. आई होप यू आर गेटिंग दिस पैरा जंबल्स. चलिए अगले आंसर के लिए चेक करते हैं, अगले सेट के लिए चेक करते हैं. नाउ व्हाट इज गिवन ओवर हियर? पहले तो एज इट इज पढ़ लेते हैं.
In simpler terms, it is the Indian version of the races. The third Golden Kela Awards will be hosted by Cyrus Brosha this year. It was created in order to ridicule the bad performances and as a revenge for wasting our precious time and money on such idiotic films. The Golden Kela is held each year where awards are given for the year's worst in Bollywood. It was created by Random Magazine, India's longest running humor magazine in the year 2009. अभी देखो, पहले तो डिसाइड करते हैं कौन सा स्टेटमेंट पहले आ सकता है. वन बाय वन देखो. गोल्डन केला अवार्ड्स के बारे में हमें कुछ आइडियाज दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. इन सिंपलर टर्म्स इट इज इंडियन वर्जन ऑफ रेजिस. व्हाट इज इंडियन वर्जन? क्या पता है क्या हमें कुछ? सो कैन दिस बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट? नहीं आ सकता. द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स विल बी होस्टेड बाय साइरस ब्रोशा दिस ईयर. बट डू वी नो एनीथिंग अबाउट गोल्डन केला? क्या इसका इंट्रोडक्शन हमें पता है? क्या है, क्यों हेल्ड किया जा रहा है? नहीं पता है. तो कैन दिस बी अ फर्स्ट स्टेटमेंट? नो. It was created in order to ridicule the bad performances. क्या क्रिएट किया गया है? कुछ पता चल रहा है? तो can this be a first statement? No. The Golden Kela is held each year. हाँ, this is an introductory part. क्या है Golden Kela? पढ़ो. The Golden Kela is held each year where awards are given for the year's worst in Bollywood. This must be the first statement. अभी देखो E statement. It was created by Random Magazine. अरे what was created? Can this be a first statement? No, possible ही नहीं है. अब अगर आप लोग देख रहे हो, जैसे कि आपको पता चला है डी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो आपको फर्दर पार्ट चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आंसर ऑप्शन आ ही नहीं सकते हैं. देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज नथिंग बट द आंसर ऑप्शन ए. यही एक पॉसिबिलिटी बचती है. हम क्या करेंगे, अभी वेरीफाई करते जाएंगे क्या हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट रखा है वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग. एक बार पढ़ लेते हैं. चलो, डी को हमने फिक्स कर दिया. The Golden Kela is held each year where awards are given for the year's worst in Bollywood. आंसर ऑप्शन कहता है बाद में ये सेंटेंस आना चाहिए. देखो, इन सिंपलर टर्म्स इट इज इंडियन वर्जन ऑफ द रेजीज. मतलब रेजीज एक अवार्ड है, वो किसी अदर कंट्री में हेल्ड किया जाता है फॉर द सेम पर्पस. यस, वर्स्ट फिल्म के लिए, वर्स्ट कैरेक्टर के लिए ये दिया जाता है. सो इट इज इंडियन वर्जन ऑफ दैट. डेफिनेटली ये अगला सेंटेंस आएगा ए. नेक्स्ट, इट वॉज क्रिएटेड बाय रैंडम मैगजीन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमर मैगजीन इन द ईयर 2009. कहां से उसका इंट्रोडक्शन हुआ है ये हमें बोला गया है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा ई. नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं सी आ रहा है. सी, इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रेडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंसेस एंड एज अ रिवेंज फॉर वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम एंड मनी ऑन सच इडियोटिक फिल्म्स. सो अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है कि मैम वेदर सी विल कम फर्स्ट और ई विल कम फर्स्ट. लुक हियर, सी में क्या बताया जा रहा है, उसका पर्पस बताया जा रहा है. बट वेयर एज ई में क्या बताया जा रहा है, उसका ओरिजिन बताया जा रहा है. तो पर्पस के पहले ओरिजिन बताना जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ई स्टेटमेंट फर्स्ट आएगा, फॉलोड बाय सी एंड टू बी फॉलोड बाय, देखो लास्ट स्टेटमेंट अभी क्या है, the third Golden Kela Awards will be hosted by Cyrus Brosha this year. All right. So this is the proper arrangement. The answer option is E. I hope this statement is clear to everyone. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. As it is पढ़ लेते हैं, वो सीक्वेंस दिया गया है. देखो अभी यहाँ पे, a famous Japanese rock garden is at Ryoan-ji in the northwest Kyoto, Japan. As it is पढ़ लो. The rocks of various sizes are arranged on a small white pebbles in 5 groups, each comprising 5, 2, 3, 2 and 3 rocks. The garden is 30 meters long from east to west and 10 meters from north to south. The garden contains 15 rocks arranged on the surface of white pebbles in such a manner that visitors can see only 14 of them at once from whichever angle the garden is viewed. There are no trees, just 15 irregularly shaped rocks of varying sizes, some arranged by gravel or sand, that is rectangular. चलिए हमने सभी सेंटेंस अभी पढ़ लिए हैं. अब आपको एक आइडिया आ गया है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. किसी के तो बारे में एक्सप्लेनेशन है, गार्डन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है.
तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए वो किस गार्डन के बारे में बात की जा रही है, और वो वन एंड ओनली सेंटेंस बताता है, दैट इज द सेंटेंस ए. लुक देयर. A famous Japanese rock garden is at Ryoanji in northwest Kyoto, Japan, and this must be the introductory statement. Now, as we fix the introductory statement, look at the answer option. क्या कोई भी आंसर ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है? नहीं. तो स्ट्रेट अवे इनको इग्नोर कर दो, बिकॉज इट इज 100% श्योर ए मस्ट बी द फर्स्ट वन. ओके, सो एज वी नो दैट ए मस्ट बी द फर्स्ट वन, चलिए थोड़ा सा इसका हेल्प लेते हैं एंड आगे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं. ओके, सो आफ्टर ए द गार्डन. अभी गार्डन के बारे में बोला गया है, कैसा एक्सप्लेनेशन है देखो. गार्डन कैसा है क्या नहीं है देखो. द गार्डन इज 30 meters लॉन्ग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड 10 meters फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. उसका एरिया कैसा है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, ऑफ कोर्स ये होगा ही. देन उसके बाद अभी गार्डन का स्पेशलिटी क्या है, तो देखो यहाँ पे रॉक्स का स्पेशलिटी बताया गया है. रॉक कैसे अरेंज किए गए हैं, ठीक है. एंड द गार्डन कंटेन्स 15 रॉक्स अरेंज, मतलब फिर से रॉक्स के बारे में पर्टिकुलर बारे में बोला है. पहले तो बेसिक देखो ई, देयर आर नो ट्रीज. स्पेशलिटी क्या है उस गार्डन का, उसमें ट्रीज है ही नहीं. जस्ट 15 irregularly shaped rocks of varying sizes, some arranged by gravel sand, that is rectangular. So confirm यहाँ पे ई स्टेटमेंट पहले आएगा. उसके बाद रॉक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन. क्यों? क्योंकि उसका स्पेशलिटी है वो. और रॉक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन, रॉक्स कैसे है. The rocks of various sizes are arranged on a small white pebbles in 5 groups, each comprising 5, 2, 3, 2 and 3 rocks. तो यहाँ पे rocks कैसे अरेंज किए गए हैं ये आएगा. And just due to this arrangement, देखो क्या हो रहा है. The garden contains 15 rocks arranged on the surface of white pebbles in such a manner that visitors can see only 14 of them at once from whichever angle the garden is viewed. किसी भी एंगल से देखो सिर्फ 14 रॉक्स ही आपको दिखाई देने वाले हैं. एंड दिस फॉर्म्स द मीनिंगफुल स्टेटमेंट, मीनिंगफुल पैराग्राफ. सो व्हिच इज द आंसर ऑप्शन? द आंसर ऑप्शन इज कंफर्म ए. ऑलराइट, सो हियर वी डन विद द टुडेज सेशन. I hope you have understood all the things given to you, all the things delivered today. Thank you so much everyone for joining us regularly. Tomorrow also we are coming with a new session with a new concept for both technical as well as aptitude. Meanwhile, if anyone wants to refer for the previous videos, please browse through the channel. You will definitely get the previous videos. Please do watch them, do understand the concept. Happy studying everyone. Do take very good care of yourself and bye bye.